सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी-हाओ टाइम के एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे मारने के लिए इमॉर्टल किंग भी आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही वो शी-हाओ पर अटैक करता है हम देखते हैं यहाँ पे रूथलेस एम्पर आ जाती है और वो आकर शी-हाओ की जान बचा लेती है, जहाँ पर वो अपने मास्क को एक वास में बदल कर इमॉर्टल किंग को उसके अंदर ट्रैप कर देती है। साथ ही हमने देखा था कि जिस टाइमलाइन से वो आया था उसी टाइमलाइन को यहाँ पर रूथलेस एम्पर इरेज कर देती है, पर वो जानती थी कि ये बस कुछ ही वक्त के लिए है। लेकिन अगर इमॉर्टल किंग शी-हाओ को यहाँ पर मारने के लिए आया है तो जाहिर है शी-हाओ में कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। इसी के साथ वो यहाँ पर एक पर्सन को याद करते हुए कहने लगती है कि लगता है कि ये वही पर्सन है जो कि आने वाली डेस्टिनी को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि रूथलेस एम्पर यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ वो फेरी भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए वो यहाँ पर उस इमॉर्टल किंग की बॉडी से मिले हुए उन इमॉर्टल स्टोन को शी-हाओ को दे देती है। जिसके बाद शी-हाओ ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है वापस, जहाँ पर उसके दोस्तों को कुछ लोग छेड़ रहे थे, लेकिन शी-हाओ मुदाओ को उनके पास भेजकर उन्हें सबक सिखाने के लिए कहता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुदाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर शी-हाओ के कहने पर तियानजिन एकेडमी के उन डिसाइपल्स पर जो कि यहाँ पर शी-हाओ के फ्रेंड्स को ट्रेजर्स की वजह से परेशान कर रहे थे, वो यहाँ पर उसे अपने 5 एलिमेंट की पावर का यूज करके सबक सिखा रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फीनिक्स फायरवॉल से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बचकर हम देखते हैं कि तियानजिन एकेडमी के जितने भी डिसाइपल्स थे वो भागने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका गुस्सा उसके अटैक से ही जाहिर हो रहा था, जिसे देखकर शी-हाओ भी मन में कहने लगता है कि आखिर ये इतने गुस्से के साथ अटैक क्यों कर रहा है। इसी के साथ हम मुदाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मास्टर की कही हुई बातें याद कर रहा था, जहाँ पर उसके मास्टर ने बताया था कि 9 हेवन और 10 रियल्म्स के जो लोग हैं ये लोग भले ही इंसान जैसे दिखते हो, लेकिन ये अंदर से पूरी तरीके से डीमन है। इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज भी नहीं, और इन लोगों का एग्जिस्टेंस हमारे नेदर वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द मारा जाना चाहिए। पर मुदाओ सच्चाई जान चुका था कि जैसा उसे बताया गया था अब तक यहाँ के लोगों के बारे में वो सब कुछ गलत था, और कहीं ना कहीं उसे इस बात का रिग्रेट भी हो रहा होता है कि उससे झूठ बोला गया। लेकिन यहाँ पे मुदाओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, जिस वजह से चारों तरफ तबाही भी मचने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर शी-हाओ आकर उसे कंट्रोल करता है और कहता है कि यहाँ पर बस एक मामूली सा झगड़ा हुआ है तो इसे इतने हाइपर लेवल तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि तियानजिन एकेडमी के लोग भी शी-हाओ का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। जिसके बाद शी-हाओ कहने लगता है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने ट्रेजर्स और टेक्निक्स मेरे साथ शेयर करने होंगे। जिस पर उनमें से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कहीं नहीं देखा, तुम तो दिन दहाड़े हमें लूट रहे हो। ये सुनते साथ ही मुदाओ को गुस्सा आ जाता है, वो उसके पीछे जाकर उसे जोरदार एक किक मारता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे डिसाइपल्स डर के मारे शी-हाओ को अपने ट्रेजर्स एंड टेक्निक दिखाते हैं, लेकिन शी-हाओ को इनमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती, जिस वजह से वो उन्हें लेता है और उठा के दूर फेंक देता है। पर तभी उनमें से एक जेड स्क्रिप्चर पर उसकी नजर पड़ती है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है। और फिर उसे याद आता है कि जब वो ओल्ड टॉम के अंदर गया था जहाँ पर उसने इन जेड स्क्रिप्चर्स को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा था। जिसके बाद शी-हाओ उस स्क्रिप्चर को रखते हुए कहता है कि उम्मीद नहीं की थी कि ये मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने पास रखने लगता है यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बंदा बाहर आता है जिसका नाम वांग चाओ होता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स को ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये हेवनली गॉड रियलम में वांग ब्रांच का ही एक मेंबर है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर कहने लगता है कि भले ही हमारी वैंग शी ने तुम्हें अपना स्लेव बनाया है, लेकिन तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो और तुम वांग फैमिली के ही डिसाइपल्स को लूटने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर उसकी बात सुनकर मुदाओ को गुस्सा आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता शी-हाओ खुद आगे बढ़ता है और सीधा जाकर उल्टे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगाता है, जिससे वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर शी-हाओ यहाँ मौजूद डिसाइपल से पूछता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर वो बताने लगते हैं कि ये वैंग फैमिली का ही एक मेंबर है और उसके ग्रैंडफादर वैंग फैमिली के ही एक मुखिया है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शी-हाओ कहने लगता है कि अच्छा अब मैं सारी बात समझ गया। और फिर वो उसके पास जाने लगता है, जिसे देखकर वैंग चैन कहने लगता है कि अगर तुम मेरे फैमिली के नाम से डर चुके हो तो अब चुपचाप सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे जो सर पर ये स्लेवरी कॉलर लगा हुआ है ये वैंग शी के बस एक थॉट से ही ब्लास्ट कर जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिस पर शी-हाओ कहता है कि ऐसा कोई नहीं जो कि मुझे कंट्रोल कर पाए। और फिर हम देखते हैं कि शी-हाओ उसके बातों को इग्नोर करते हुए एक जोरदार किक सीधा उसके मुंह में जड़ देता है, जिससे उसकी आधी बत्ती सी वहीं
पर टूट जाती है और उसकी बॉडी फ्लाइंग जेट बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से खून भी गिर रहे होते हैं और फिर शी हाओ कहने लगता है कि अगर इस वक्त वैंग शी भी होती ना तो वो भी मुझे नहीं रोक सकती। तभी हम पीछे से मिस वैंग शी और उसी प्रिंसेस लेडी को देखते हैं, जहाँ पर वो प्रिंसेस लेडी कहती है कि मुझे ऐसे लड़के बहुत ज्यादा पसंद है जो कि बहुत ही ज्यादा टफ हो। और फिर वो शी हाओ से कहती है कि क्यों ना तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन कर लो। जिस पर शी हाओ कोई जवाब नहीं देता और फिर यहाँ पे मिस वैंग शी कहने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर शी हाओ कहता है कि यहाँ बस थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि वैंग फैमिली के डिसाइपल जैसे ही कुछ बोलने वाले थे तभी शी हाओ उनकी तरफ एक कोल्ड लुक देता है और वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर यहाँ पर मिस वैंग शी समझ आती है कि शी हाओ की पावर अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर ऐसे ही ये प्रोग्रेस करता रहा तो फ्यूचर में इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद वो शी हाओ से कहने लगती है कि हमारा ये सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा और हमने बहुत सी चीजें भी अचीव की हैं और अब अकेडमी में वापस जाने के बाद मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहूंगी क्योंकि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। इसी के साथ हम उसी बंदे को देखते हैं जैसे कि अभी शी हाओ ने सबक सिखाया था और वो एक पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है कि तभी यहाँ पर उसकी बॉडी से एक और जेड स्क्रिप्चर बाहर निकलने लगता है, जो देखकर यहाँ पर मो दाओ भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी शी हाओ अपनी सक्शन फोर्स की मदद से उस स्क्रिप्चर को ले लेता है और दोनों स्क्रिप्चर को आपस में फ्यूज करने लगता है। यहाँ पर मिस वैंग शी भी ये देखकर हैरान थी कि ये लड़का उसके ही कबीले के जितने डिसाइपल्स हैं उन्हें मारकर उनके ट्रेजर्स को हासिल कर रहा है, पर फिलहाल के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसी दौरान यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से तियानशिन एकेडमी का वो शिप बाहर आता है, जिसके अंदर से थर्ड एल्डर और सेकंड एल्डर बाहर आते हैं। यहाँ पर सेकंड एल्डर की नजर जैसे ही दो सेलेस्टियल स्क्रिप्चर्स पर जाती है वो कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इन्हें एक साथ पाया जाना उससे भी ज्यादा रेयर है। लड़के, लगता है तुम्हारी ट्रिप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रही। कि तभी हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर यहाँ पर शी हाओ से कहने लगता है कि क्या तुम इन सेलेस्टियल स्क्रिप्चर को एकेडमी को देना चाहोगे ताकि इनमें छिपे ट्रू मीनिंग को सीख कर हम यहाँ हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें भी इसके बारे में सिखा सके ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन जाए और आने वाले वॉर में हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वैंग शी टेलीपैथी के थ्रू शी हाओ को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये जो सेलेस्टियल जेड स्क्रिप्चर्स हैं ये हमारे वैंग फैमिली के डिसाइपल्स की हैं तो तुम्हें इन्हें नहीं देना चाहिए। लेकिन शी हाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए थर्ड एल्डर को ये जेड स्क्रिप्चर्स दे देता और कहने लगता है कि इस वक्त दुश्मन हमारे घर के चौखट पे खड़े हैं और हम इस वक्त अपने बारे में नहीं सोच सकते, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें और इसके ट्रू मीनिंग को समझने में हर एक डिसाइपल की मदद करे। जिसके बाद वो उन्हें दे देता है। लेकिन मिस वैंग शी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ थर्ड एल्डर यहाँ पर उस शिप को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि सभी लोग अभी के अभी शिप पे सवार हो जाओ क्योंकि हम सभी लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पर तभी सेकंड एल्डर की नजर मो दाओ पर पड़ती है और फिर वो समझ जाता है कि ये हमारे रियलम का नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ये सभी लोग उस शिप पे सवार हो जाते हैं और फिर दोबारा से तियानशिन एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वो रैबिट गर्ल और उस फैट गाय को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंग यी को अपने पूरी जर्नी के बारे में बताते हैं। साथ वे यहाँ पर उसे ये भी बताते हैं कि कुछ डिसाइपल्स तो मारे गए और कुछ का तो पता तक नहीं, लेकिन जो लोग भी मरे हैं बताया यही जा रहा है कि उनके पीछे शी हाओ का हाथ है। साथ ही यहाँ पर ये लोग मिस वैंग शी के उस सर्वेंट यानी कि अपने शी हाओ की ही बात कर रहे होते हैं और बताने लगते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने नेदर वर्ल्ड के दो पावरफुल बंदों को सिंगल हैंडेडली पूरी तरीके से निपटा दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से जेसिका अपनी इनकी बातें सुन रही थी और वो कहीं ना कहीं समझ आती है कि ये वैंग शी का जो सर्वेंट है ये और कोई नहीं बल्कि शी हाओ ही होगा। इसी के साथ सभी जगह पर ये खबर भी फैल जाती है कि शी हाओ ने नेदर वर्ल्ड के एक बंदे को अपना सर्वेंट बना लिया है। मतलब कि वैंग फैमिली के एक सर्वेंट ने नेदर वर्ल्ड के एक पावरफुल बंदे को अपना सर्वेंट बना लिया है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड एल्डर होता है उसे इस बात पे शक होता है, इसी वजह से वो यहाँ पर मो दाओ को एल्डर काउंसलिंग में पूछताछ के लिए बुलाता है। बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मो दाओ होता है उस पर सेकंड एल्डर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो यहाँ पर उसकी सोल सर्चिंग कर रहा था लेकिन उसकी सोल पर इटरनल मार्क होने की वजह से ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। कि तभी यहाँ पर शी हाओ को भी ये खबर लग जाती है और वो दौड़ते हुए मो दाओ के पास जाने लगता है। रास्ते में कुछ डिसाइपल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन शी हाओ उन्हें भी निपटा देता है। जिसके बाद जैसे ही शी हाओ हॉल के अंदर पहुंचता है वो पाता है कि यहाँ पर जबरदस्ती सोल सर्चिंग करने की वजह से मो दाओ की जो बॉडी थी वो एक्सप्लोड करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो अपने से गोल्डन पगोड़े को बाहर निकाल कर के तभी हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर भी इस काम में उसकी मदद करते हैं और वो यहाँ पर उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये सब देखकर सेकंड एल्डर कहने लगता है कि ये दूसरे वर्ल्ड का एक जासूस भी हो सकता है, इसलिए हमें इस पे लगातार रिसर्च करनी चाहिए। जिस पे थर्ड एल्डर इसके
के खिलाफ जाते हुए कहता है कि हम भले ही दूसरी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन किसी को ऐसे तड़पा के नहीं। इसी दौरान यहाँ पर एक पावरफुल बीइंग के आने की प्रेजेंस सभी को फील होती है और यहाँ पर तेज रोशनी के साथ बहुत सी फीनिक्स बर्ड्स निकलते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर तियानजिन एकेडमी के द ग्रेट एल्डर मिन तियांगजिन आ जाते हैं और जिनका पावर लेवल इस वक्त सुप्रीम बीइंग रियलम के ऊपर है। यहाँ पर सभी लोग उन्हें देखते साथ ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं और शी हाओ कंफ्यूज होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस वैंगशी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से बैरियर से घिरा हुआ था। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं, जिन्हें कि यहाँ पर मिस वैंगशी की सर्वेंट बताने लगती है कि यहाँ पर कि मिस वैंगशी का जो सर्वेंट था उसने उन्हें यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है और हम चाहकर भी इस बैरियर की वजह से अंदर नहीं जा पा रहे, जिसे कि यहाँ पर मु दाओ प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी दौरान यहाँ पर वही प्रिंसेस वॉर लेडी भी आ जाती है जो कि आकर कहने लगती है कि लगता है कि मिस वैंगशी ने अपना चाल चल दिया है। वैसे आप लोग यहाँ पर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। जिस पर यहाँ मौजूद एल्डर्स गुस्से के साथ कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मिस वैंगशी की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो वो यहाँ पर इस सर्वेंट के साथ क्या कर रही है। जिसके बाद वो एल्डर यहाँ पर मु दाओ के पास जाकर कहने लगता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें अंदर जाना है। कि तभी यहाँ पर शी हाओ की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसमें इतना दम आ चुका है कि यहाँ पर मुझे आकर डिस्टर्ब कर रहा है। क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं और मिस वैंगशी कल्टीवेट कर रहे हैं? यहाँ पर उस एल्डर को मिर्ची लग जाती है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे सर पर हमारे वैंग फैमिली का वो ब्रेसलेट लगा है जिसकी वजह से हम जब चाहे तुम्हें तब मार सकते हैं? जिस पर शी हाओ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। यहाँ पर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि इसी वक्त इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल्स उस बैरियर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सामने यहाँ पर मु दाओ खड़ा था जो कि इमीडिएटली एक पाम अटैक करके इन्हें दूर पटक देता है। और फिर मु दाओ कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ मेरा सामना करने मुंह उठा के चले आए, जाकर अपने किसी बड़े को भेजो। कि तभी हम देखते हैं कि उस एल्डर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं सबसे पहले आज यहाँ पर तुम्हें मारूंगा, फिर उस बैरियर को, और फिर वहाँ अंदर जो तुम्हारा साथी मौजूद है उसे। एक मामूली से वॉर सर्वेंट होकर भी तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ आ चुकी है। जिसके बाद वो एल्डर यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन करके मु दाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन मु दाओ इमीडिएटली अपने पाम से उसके अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर इस क्लैश की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो एल्डर सीधा जमीन में जा गिरता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एल्डर इमीडिएटली अपने पास से एक क्रिस्टल को निकालकर उसे क्रश करते हुए उस बैरियर की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे यहाँ पर एक जायंट सा ड्रैगन आ जाता है। यहाँ पर वो जायंट सा ड्रैगन आते साथ ही मु दाओ को पूरी तरीके से सप्रेस करने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टैलेंट आज यहाँ पे वेस्ट हो जाए, इसलिए चुपचाप सरेंडर कर दो। जिसमें मु दाओ यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर वांग फैमिली के इतने जायंट से ड्रैगन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ड्रैगन मु दाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक मु दाओ को लग पाता तभी यहाँ पर शी हाओ अपने बैरियर को तोड़कर आ जाता है और वो मु दाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उस एल्डर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की। यहाँ पर शी हाओ को देखते साथ ही वांग फैमिली का एल्डर समझ आता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में चारों तरफ चर्चे हो रहे थे, लेकिन चाहे ये जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सिर पर जो ब्रेसलेट है उसका मतलब यही है कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही सोचते साथ ही वो एल्डर शी हाओ को धमकाने लगता है और कहने लगता है कि जरा हद में रहो, इतना ज्यादा उड़ने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे सिर पे जो ब्रेसलेट लगा हुआ है उसके जरिए से मैं सेकंड्स में तुम्हें मार सकता हूँ। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि जरा मुझे क्लियर करने दो, मैं तुम्हारे मिस वैंगशी का कोई सर्वेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका एक दोस्त हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन से शी हाओ पर अटैक करवाने लगता है। कि तभी यहाँ पर आसमान में हलचल होती है और एक पावरफुल एनर्जी निकलते साथ ही उस 9 ड्रैगन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद हम आसमान से एक डिवाइन फिगर को देखते हैं जो कि तियांजिन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर की होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर आते साथ ही बताने लगता है कि यहाँ पर जिसे तुम एक वॉर सर्वेंट समझ रहे हो वो कोई वॉर सर्वेंट नहीं बल्कि आज से मेरा एक पर्सनल डिसाइपल है। जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो यहाँ पर शी हाओ को अपना टोकन दे देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वो शी हाओ को अपने 5 डिवाइन पैलेस में से एक पैलेस दे देते हैं जो कि तियांजिन एकेडमी में कल्टीवेट करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह में से एक है और अभी इनमें से एक जगह शी हाओ की है जहाँ पर जाकर वो बहुत ही आराम से कल्टीवेट कर सकता है। इसी दौरान यहाँ पर मिस वैंगशी आ जाती है कि तभी यहाँ पर जो एल्डर होता है वैंग फैमिली का वो पूछने लगता है कि क्या आप ठीक है, कहीं इसने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जिस पर मिस वैंगशी ना में जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम लोग का दिमाग ठीक है, मुझे हमारे लास्ट मिशन के दौरान एक स्क्रब
ऑप्शन मिला था जिसे मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी और यहाँ पर ये बस मेरी उसमें हेल्प कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो एल्डर्स और बाकी सब होते हैं उसे इसकी बात पर यकीन नहीं होता है, जिस पर मिस वैंशी कहती है कि आखिर तुम लोग को हो क्या गया है, कि तभी वो एल्डर कहने लगता है कि माफ करना और बेहतर यही होगा कि आप अपने इस वॉर सर्वेंट को थोड़ा सबक सिखाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुका है। हम यही चाहेंगे कि आप अपने ब्रेसलेट की पावर का यूज करते हुए इसे एक अच्छा सबक यहाँ पर सिखाएं। यहाँ पर मिस वैंशी कुछ कहती उससे पहले शी हाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है क्या, तब से ये ब्रेसलेट लगा रखा है, मेरी नजरों में ये बस एक मेटल का पीस है जिसे कि मैं जब चाहे तोड़ सकता हूँ। ये कहते साथ ही शी हाओ अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए यहाँ पर उस ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन इससे शी हाओ की प्रीमोर्टाइल सोल बाहर आती है पर यहाँ पे उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। साथ ही यहाँ पर शी हाओ के पीछे एक जायंट सा फॉर्मेशन भी बन जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी जो प्रीमोर्टाइल सोल थी वो यहाँ पर सोल सी में वापस चली जाती है। इसी के साथ पास्ट का वो सीन हमें याद दिखाया जाता है जहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर है उसने यहाँ पर शी हाओ को यही सोल प्रोटेक्टिंग सील दिया था, क्योंकि वो जानता है कि ये और कोई नहीं बल्कि शी हाओ है। पर शी हाओ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उसके ट्रू आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपाया जाए, क्योंकि यहाँ उसके बहुत दुश्मन है, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एल्डर भी मान जाते हैं। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम में शी हाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी थंडर एनर्जी को कलेक्ट करते हुए उसी ब्रेसलेट पर पॉइंट करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर शी हाओ ब्रेसलेट के पीसेस को दिखाते हुए कहने लगता है जरा देखो, मैंने तुम्हारे वांग फैमिली के प्राइड को पूरी तरीके से तोड़ दिया। जिसके बाद वो यहाँ पर मिस वैंशी की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुमने और मैंने उस एंशिएंट बैटलफील्ड में बहुत ही अच्छा समय बिताया था, लेकिन आज से हम दोनों के रास्ते अलग होते हैं। ये कहते साथ ही मुंह दाव के साथ यहाँ से शी हाओ चला जाता है और फिर जले पे नमक छिड़कने के लिए यहाँ पर मिस वैंशी की वही दोस्त कहने लगती है कि तुम लोग कितना ज्यादा बेवकूफ हो, तुम लोगों ने अपने हाथों से एक बहुत ही रेयर जीनियस डिसाइपल को जाने दिया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो सारी जिंदगी इसका अफसोस मनाती। इसी के साथ हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मेंशन में पहुंच जाता है कि तभी मुंह दाव कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो मिस वैंशी का फियांसे है वो एक पेयरलेस जीनियस है, तो अगर वो यहाँ पर आ जाता तो शायद हम इतनी आसानी से नहीं निकल पाते। जो सुनकर शी हाओ स्माइल करता है उसकी तरफ टर्न होते हुए कहता है कि क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे कान इतने तेज हैं। जिसके बाद शी हाओ मुंह दाव से उसके वर्ल्ड के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर यहाँ पर न जाने क्यों मुंह दाव को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो कुछ नहीं कहता। तभी यहाँ पर शी हाओ के सामने एक स्क्रोल ओपन होता है जिसमें एक मैसेज लिखा होता है और वो शी हाओ से कहने लगता है कि एकेडमी बहुत ही जल्द ओपन होने वाली है, इसीलिए सारे डिसाइपल्स को एक जगह पर गैदर होने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से डिसाइपल्स एक जगह पर गैदर हुए थे। साथ ही यहाँ पर सेकंड और थर्ड एल्डर भी मौजूद थे। तभी यहाँ पर इन लोगों को बताया जाता है कि आज यहाँ पर ये इन लोगों को 2 टाइप के कल्टीवेशन मेथड को सिखाने वाले हैं और फिर बताया जाता है कि यहाँ पर सेकंड एल्डर के पास जो जेड है उसे एंशिएंट इमॉर्टल जेड कहा जाता है और जो मेरे हाथ में जेड है उसे एंशिएंट इमॉर्टल मॉडर्न जेड कहा जाता है, और जो कि बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। बेसिकली अगर कहा जाए तो जो एंशिएंट इमॉर्टल जेड है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसे कल्टीवेट करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसे कल्टीवेट करने से पहले आपको अपनी इमॉर्टल की को रिफाइन करना होगा, जिसके बाद ही इमॉर्टल सीड आपके अंदर अपीयर हो जाएगी। लेकिन वही बात करें अगर मॉडर्न जेड को, तो इसे कल्टीवेट करना बहुत आसान है और इसे कल्टीवेट करने के बाद अपने आप आपके अंदर इमॉर्टल सीड अपीयर हो जाएगी। लेकिन इस एंशिएंट जेड को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। इसके बाद थर्ड एल्डर यहाँ पर उसी फैड गाय को चुनते हैं, जिस पर वो कहने लगता है कि लगता है आपको गलतफहमी हुई है, मेरे पास ऐसा कोई भी जज्बा या टैलेंट नहीं है। कि तभी वो यहाँ पर उसे अपने सामने ले आते हैं और यहाँ पर बहुत ही कोल्डली उसकी तरफ देखते हुए उसके ऊपर प्रेशर डालकर अटैक करते हैं, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर वो फैड गाय अपने 10,000 स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो थर्ड एल्डर कहने लगता है कि हाँ, यही है तुम्हारा वो रास्ता जिसे कि तुम खुद आगे चलकर और ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हो। तुमने इसे अब तक छुपा के रखा, लेकिन तुमने एक एक स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छे से रिफाइन किया है और तुमने इसे नया नाम भी दिया है, और जिसे कि आसान भाषा में 10,000 स्वॉर्ड अरे कहा जाता है। जिसके बाद एल्डर बताने लगता है कि अगर तुम लोग अपनी ही लिमिट्स को ब्रेक नहीं कर सकते तो खुद को सरपास कैसे करोगे। जिसके बाद थर्ड एल्डर यहाँ पर शी हाओ का एग्जाम्पल देते हुए कहने लगता है कि इसके बारे में किसे नहीं पता होगा, जिसने कि केप हेवन रियलम को 10 टाइम मर्ज किया, और जिसे करते साथ ही उसने अपनी न्यू केप हेवन टेक्निक को भी बना लिया। लेकिन अगर वो एक और बार केप हेवन टेक्निक को अपनी 10 टाइम केप हेवन टेक्निक से मिला लिया होता तो वो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता। जिसके बाद एल्डर बताने लगता है कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, और यहाँ पर जो हमारा सीक्रेट रियलम है वो तुम्हें कल्टीवेट सीखने में मदद करेगा, बस तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो फैड गाय होता है वो नजरें छुपाते हुए सीधा एंशिएंट इमॉर्टल जेड वाली लाइन में जाकर खड़ा होने लगता है, जिसे देखकर थर्ड एल्डर उसे उठाकर वापस मॉडर्न जेड वाली लाइन में ला देता है। इसी दौरान शी हाओ की बारी आती है, जहाँ पर वो
आगे बढ़ता है और सभी की नजरें उसी पे होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर अपनी फिंगर मॉडर्न मेथड की तरफ उठाता है, जो देखकर बाकी के एल्डर भी खुश होते हैं क्योंकि वो भी जानते थे कि शीहाओ टैलेंटेड है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि शीहाओ अपने फिंगर को मोड़कर सीधा एंशिएंट मेथड की तरफ कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और शीहाओ उसी लाइन में बढ़ने लगता है, जिसके बाद थर्ड एल्डर कहने लगते हैं कि आखिर इसने क्या कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।